एआई टूल चैट जीपीटी और बार्ड। चैट जीपीटी। ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन और आर। पाइथन। ओके। कोलैबोरेशन टूल जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब। गूगल कोलैब। ओके। 3 लाख के पैकेज से लेके आप 4 साल कंप्लीशन तक कहाँ तक पहुंचे टीसीएस छोड़ते टाइम? एक जो आपका प्रोफाइल चेंज का सिनारियो होता है ना, ये कम एक्सपीरियंस में थोड़ा इजी होता है। ये तो मैं मानता हूँ। कंपेरेटिवली अगर आप 7 साल 8 साल हो गया फिर आप प्रोफाइल चेंज करो तो उतना इजी नहीं होता। वेल एस्टेब्लिश रोल पहले से है, चाहे फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर एक क्लाउड प्रोवाइडर काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, अब इतनी हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, जेन एआई क्या है? जेन एआई, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैंसी वर्ड्स हैं जो बच्चों को तो डराते हैं, ये आ गया वो आ गया, बट हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है जो सिंपल प्रोग्रामेटिकली सॉल्व नहीं किए जा सकते। आप इमेज भी रीड करके यूआई पे डिस्प्ले कर देते हो, राइट। अगर मैं बोलूं एक इमेज है, इसको आप रीड करो और रीड करने के बाद बताओ कि ये किस चीज़ का इमेज है। अब जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आपके बनेंगे ना, उसमें एक कंपोनेंट आएगा इंटेलिजेंस का भी। उस सॉफ्टवेयर में आप क्या थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस डाल सकते हो? तो एआई पे काम कर रहे हैं, अच्छे से समझते भी हैं चीज़ों को, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अच्छे एग्जांपल्स भी दिए। इतना सुनने के बाद, समझने के बाद आपको लगता है कि अब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो अदर रोल हैं फ्रंट एंड बैक एंड, उनको रिप्लेस करेगी? मेरा चेंज करने का ना कोई एक वो नहीं था कि मेरे को आप चेंज नहीं कराना चाहते थे। ये सिचुएशन ऐसी बनती गई, कि वो चीज़ें जो है होती चली गई। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनका 12 साल का एक्सपीरियंस है एंड मैं उम्मीद करता हूँ ये 12 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आने वाला है इस पॉडकास्ट में। इनका 12 साल का एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ टीसीएस से, वहाँ पे 1 साल मैनेजमेंट रोल पे काम किया, फिर C++ पे काम किया 4 साल, और उसके बाद वेब डेवलपमेंट में आए और आज एआई में आ गए, एआई में काम कर रहे हैं। तो इनकी जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर रही है और आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे थ्रू आउट द पॉडकास्ट। हमने इनसे समझा एआई होता क्या है, क्या जेन एआई आने वाला फ्यूचर है, ये सब बातें हमने करी हैं इस पॉडकास्ट में डिटेल में। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने में, एक होता है खाली डरते रहना, एक होता है समझना और इम्प्लीमेंट करना अपने डेली रोल के साथ। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, उसके साथ इसको चला के आगे लेके चलना, तो ये पॉडकास्ट आपको एक डायरेक्शन देगी। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं एआई के, मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग के, मशीन लर्निंग के। आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के पॉडकास्ट में। शर्त एक है बट लास्ट तक देखना है, पूरा कंप्लीट देखना है और वीडियो को लाइक करना है, तभी आपको मजा आएगा, और शेयर जरूर करना, ठीक है? लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी, और साथ में जेन एआई के बारे में आप आज बहुत कुछ सीखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? और अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ यहाँ बैठना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे, मैं या मेरी टीम से आपको कोई रीच आउट करेगा और आप मेरे साथ यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे होंगे, ठीक है? चलिए बात करते हैं एंड जानते हैं। सो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप गुड़गांव से यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। एंड आज आपकी जानेंगे जर्नी, आपका टीसीएस का एक्सपीरियंस, ये 12 साल 13 साल कैसे आपके रहे वो हम समझेंगे इस पॉडकास्ट में। जेन एआई के बारे में काफ़ी बात हो रही है, जेन एआई क्या है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, सब पे मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपसे समझूंगा, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो ओवर टू यू, कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा बताइए अपने बारे में प्लीज़। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए और ये चांस देने के लिए। तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो है टोटल 12+ ईयर का है, और मेरी जो है जर्नी स्टार्ट होती है टीसीएस से। एंड टीसीएस मैंने 2011 में ज्वाइन किया वहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं करीब 4 साढ़े 4 साल टीसीएस में रहा। उसके बाद फिर एक दूसरी कंपनी 𝗪𝗶 में मैं वहाँ पे 2 साल रहा, और पिछले 7 साल से मैं कैपजेमिनी के साथ हूँ, और यहाँ पर करेंटली मैं एज एआई इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। हालांकि अगर टेक्नोलॉजी को लेकर के मेरी जर्नी रहे तो को देखा जाए तो मतलब काफ़ी अप एंड डाउन सा है, या फिर बहुत वियर्ड सा आप बोल सकते हो, या फिर बहुत डायनामिक सा। क्योंकि मैंने जो है जब स्टार्ट किया अपना आईटी का करियर, तो टीसीएस में मैंने 1 साल करीब जो है प्री सेल्स में काम किया, मैनेजमेंट में काम किया, ऑपरेशन में काम किया, जो कि बिल्कुल आईटी से, टेक्निकल स्टफ से बिल्कुल हट करके था, जो कि आज इमेजिन भी नहीं करते। वो जस्ट एमबीए और जो मैनेजमेंट के बंदे हैं वो लोग परस्यू करते। लेकिन इस जो मैंने 1 साल ये मैनेजमेंट वाला जो परस्यू किया ना, इसके पीछे भी रीज़न था। वो ये था कि मैं टेक्निकली तो ठीक था, टेक्निकल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता था, प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स बनाने अच्छे लगते थे। लेकिन 3 साल जब मैं MCA किया था तो वहाँ पे इतना सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट होते हुए भी मतलब वहाँ इतना पढ़ाया गया ना। जनरली हमारे दिमाग में क्या परसेप्शन होता है कि गवर्नमेंट स्कूल है, फैकल्टी प्रोफेसर थोड़ा कम पढ़ाएंगे, ईजिली पास हो जाएंगे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ पे प्रोफेसर्स लोग को पढ़ाना एकदम बिल्कुल चाहते थे ज़बरदस्ती। तो वहाँ मैं थोड़ा बोर हो गया था, तो मैं सोचा कि शायद मैनेजमेंट बेटर होगा टेक्निकल से। टेक्निकल में काफ़ी मेहनत क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? वैसे ग्रेजुएशन में मैंने जो है ग्रेजुएशन मैंने करी BSc मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स से मैंने होम टाउन से ही किया हुआ, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, वाराणसी के पास से। तो वहीं से मैंने किया BSc। लेकिन BSc में उतना ज़्यादा जो है स्कोप नहीं होता। BSc करते हो आप मैथमेटिक्स से तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप टीचिंग में जाओ। बट उस टाइम पे टीचिंग में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैथमेटिक्स पढ़ाना और वो सब चीज़ें। तो फिर मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मतलब BSc के बाद जो है कुछ टेक्निकल करूँ, जॉब करूँ, वो सब चीज़ें। तो फिर मुझे MCA के बारे में पता चला उसी समय। तो फिर मैंने तैयारी करी और MCA में हैदराबाद से जो है, तो मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो MCA है रेगुलर से, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वहाँ मैंने किया और वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट हुई तो TCS में जैसे मैंने बताया कि मैनेजमेंट में था, वहाँ पे चीज़ें करी। फिर मैनेजमेंट में 1 साल रहा, फिर पता चला नहीं मैनेजमेंट मेरे लिए सही नहीं है। तो TCS में आप कॉलेज से ही MCA के बाद TCS? यस, मेरा जो है कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था यूनिवर्सिटी से। कितने पैकेज से स्टार्ट हुआ? उस समय जो है TCS मास्टर्स को देती थी 3.3 समथिंग। अभी का मुझे आइडिया नहीं कि अब कितना उन्होंने बढ़ाया, लेकिन उस समय बैचलर को 3.1 समथिंग और मास्टर को 3.3 समथिंग देती थी। तो वहाँ से मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई। और तो फिर जब आपका अच्छा, फिर आप TCS में गए, आपने 1 साल मैनेजमेंट में ही काम किया, IT वाला आपका इंटरव्यू फिर वैसा नहीं हुआ होगा? नहीं, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट था। तो इंटरव्यू तो जेनरिक था। लेकिन मैं जब TCS में गया तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी टेक्निकली हुई। लेकिन आप जब प्रोजेक्ट पे आते हो, रैंडम मिल गया आपको? हाँ, प्रोजेक्ट पे जब आते हो तो आपके पास चॉइस होता है कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो। जावा पे टेक्नोलॉजी भी आप चूज़ कर सकते हो, जो अपना जो है, और टेस्टिंग में जाना है, डेवलपमेंट में जाना है, वो भी चूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि मतलब मैं सेल्स में जा सकता हूँ, तो मैं चला गया उस समय। तो 1 साल आपने काम किया? हाँ, 1 साल वहाँ पे काम किया। और उसके बाद फिर जब 1 साल काम किया तो फिर वहाँ पे जब मैनेजमेंट मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे बस, क्योंकि आपको क्लाइंट से इंटरेक्ट करना होता है, सेल्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये सब चीज़ें। तो मुझे पता चला कि मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है। जब मैंने काम करके देखा तो फिर वहाँ से तो ये फाइनल डिसाइड हो गया कि अब कैरियर में आगे जो है टेक्निकल को ही लेके आगे जाना है। चाहे डेवलपर बनूं, फिर जो है आर्किटेक्ट लेवल पे जाऊं, जो भी है अब टेक्निकल ही जाएंगे, अब मैनेजमेंट में नहीं जाएंगे। TCS में सर कितना लगभग आपने काम किया, कितने साल? TCS में अराउंड जो है 4 साल। 4 साल? हाँ, 4 साल। 1 साल के बाद आपको ये रियलाइज हो गया कि अब मैं मैनेजमेंट वाली चीज़ें छोड़ के मेरे को वापस से ही IT में कंटिन्यू करना है। तो इंटरनल मूवमेंट हुआ प्रोजेक्ट का, कैसे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली कोई प्रोजेक्ट में? क्योंकि सम टाइम बड़ा मुश्किल रहता है कि आपने स्टार्ट कर लिया विद डिफरेंट थिंग, उसके बाद फिर एकदम से किसी प्रोजेक्ट में जाना और वहाँ पे एकदम रोल चेंज हो जाना। यस, हाँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि एक जो आपका प्रोफाइल चेंज का सिनारियो होता है ना, ये कम एक्सपीरियंस में थोड़ा इजी होता है। ये तो मैं मानता हूँ कंपैरेटिवली। अगर आप 7 साल 8 साल हो गया फिर आप प्रोफाइल चेंज करो तो उतना इजी नहीं होता। इम्पॉसिबल फिर भी नहीं है, बट उतना इजी नहीं होता। तो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था, राइट। और TCS में एक चीज़ की आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अब अगर आप किसी प्रोजेक्ट से खुश नहीं हो तो आप मैनेजर से बात कर सकते हो, RMG से बात कर सकते हो, और थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से आप उस प्रोजेक्ट से रिलीज ले सकते हो। ये नहीं कि आप अचानक से बोलो कल से मैं नहीं काम करूंगा, ऐसा नहीं। सिस्टमैटिक एक तरीका होता है। तो मैंने अपने मैनेजर से बात किया और फिर बात करने के बाद बोला कि मैं ये नहीं करना चाहता मैनेजमेंट, मुझे टेक्निकल में जाना। तो उन्होंने मेरा रिलीज प्लान किया। तो 2-3 महीने के बाद मैं मूव हो गया और फिर RMG के अंडर में आ गया, जो TCS में रिसोर्स मैनेजर होते हैं उसके अंदर। फिर मैंने वहाँ पे बताया कि टेक्निकली ये चीज़ें, तो वहाँ फिर इंटरव्यू होते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट लेना है, सर्विस का ऐसा ही कल्चर है। तो वो कल्चर है, तो इंटरव्यू होता है। तो एक्चुअली मैं टेक्निकली, मैं बताया ना कि वीक नहीं था, ऐसा नहीं था कि मुझे स्ट्रांग था, बट मैं देखना चाहता था दूसरा पहलू भी। क्योंकि आप जब IT में आते हो 2 होता है ना, एक टेक्निकल और एक मैनेजमेंट। तो मैं उस वाले पहलू को देखना चाहता था कि वो कैसा होता है।
तो फिर मैं मूव कर गया, इंटरव्यू दिया, हो गया एक प्रोजेक्ट में एज C++ डेवलपर। अरे अच्छा, C++ में काम कर रहे? हाँ, अच्छा। C++ पे वहाँ पे स्टार्टिंग में काम किया। तो क्या किस तरीके की एप्लीकेशंस, मतलब कोड कैसा, कोई सिस्टम बिल्ड था या स्क्रैच से बनाया, क्या था वो? C++ में वहाँ पे क्या था कि हम लोग के क्लाइंट थे जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे बिलिंग सिस्टम्स के लिए। वो C++ पे रिटन था। अच्छा। तो एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट का होता है क्या है कि कुछ तो कंपनी इनबिल्ट फीचर आपको देती है, राइट? तो वो फीचर यूज़ कर रहे थे, लेकिन कुछ फीचर्स को वहाँ पे कस्टमाइज करना होता था। तो एक्चुअली वो प्रोडक्ट C++ में था, तो C++ में ही उसको कोड वगैरह राइट करके कस्टमाइज करने थे कुछ एक फीचर को। तो वही C++ पे ही काम किया। और बात रहा कि किस तरह का डेवलपमेंट होता है, तो C++ और लाइनक्स का पता है कि आपको कंसोल बेस ब्लैक स्क्रीन और आपको सिंपल लाइनक्स टर्मिनल पे आपको काम करना है। तो फिर बचे हुए 3 साल टीसीएस के आपने C++ से मतलब एक सेम चीज पे ही आप काम करते रहे। 3 लाख के पैकेज से लेके आप 4 साल कंप्लीशन तक कहाँ तक पहुंचे टीसीएस छोड़ते टाइम? टीसीएस छोड़ते समय आप बता सकते हैं अराउंड 5 से कम ही ये चीज़ें तो उस समय का। तो फिर क्या दिमाग में आया कि अब मुझे टीसीएस छोड़नी और आगे निकलना है? 4 साल के बाद ही क्यों आया? पहले क्यों नहीं आया? या फिर अभी कंटिन्यू करनी थी जर्नी? इसके पीछे बहुत फनी सा रीज़न है कि फिर मैं टीसीएस मैंने क्यों छोड़ दिया। तो मैं जैसे मैं बताया ना कि मैं कॉर्पोरेट को लेकर के उतना कॉन्शियस नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी। लेकिन मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करने वाला हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पेरेंट्स ने शादी करा दी। अच्छा, टीसीएस में ही था, पेरेंट्स ने जो है शादी करा दी और वहाँ पे ऐसे हो गया। फिर शादी के बाद फिर पता चला कि ये तो बहुत खर्चे हैं, इतने में तो हो ही नहीं पाएगा ये चीज़ें। तो शादी से पहले सब कुछ ठीक था। हाँ, बैचलर के लिए वो सही था वो पैकेज। शादी के बाद ही रियलाइज हुआ भाई इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में काम जो है नहीं चलने वाला। तो बैचलर के लिए वो पैकेज सही था, इसलिए इंजॉय कर रहे थे और चीज़ें चल रही थी। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं था, पता चला इतने पैकेज में तो कुछ होने ही वाला नहीं है ये चीज़ें। तो फिर ये घर वालों की चाल होगी कि भाई ये तो इसी पैकेज में काम करता रहेगा, शादी करवाओ, अपने आप रियलाइजेशन होगा। जो भी रहा हो, हम लोग के होम टाउन का इस तरह का कल्चर है। और I'm just kidding, but it's like बहुत सुनने में अच्छा लगता है ऐसे कि हाँ कैसे जर्नी थी, क्या थी, अब कहाँ है। तो फिर वहाँ से लगा कि इतने पैसे में तो नहीं होने वाला। तो अब यहाँ से जो है फिर मैंने सबसे फनी बात ये हुआ कि जब मेरी शादी मेरे खर्चे बढ़ गए तो मैनेजर से मैंने बात भी किया और एक आध सीनियर से मैंने एडवाइस भी लिया कि ये तो हो ही नहीं रहा है, तो मैनेजर से बात करूँ क्या सैलरी बढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने एक सीनियर तो उन्होंने फनी सा आंसर भी किया कि शादी तुमने किया है, तुम देखो क्या करना है, मैनेजर थोड़ी तुम्हारी सैलरी बढ़ाएगी, तुम शादी करके आए। तो इस तरह से चीज़ें हुई। फिर लगा कि नहीं मुझे, तो फिर वहाँ से जो है कंपनी स्विच की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर माइंड सेट किया कि ओके अब स्विच करते हैं। तो फिर नेक्स्ट कंपनी सर कौन सी आपने, मतलब कैसे अपॉर्चुनिटी मिला नेक्स्ट कंपनी के लिए? नेक्स्ट कंपनी मैंने ऐसे ही, जैसे सिंपल होता है कि पोर्टल पे अप्लाई किया और फिर आपको ऑप्शंस मिलते हैं naukri.com पे, राइट? अच्छा। तो वहाँ से मुझे जो है जैसे ही मैंने अप्लाई किया, SCL से कॉल आया था और फिर SCL में पहला ही जो इंटरव्यू था वो कन्वर्ट हो गया, SCL से ऑफर मिल गया। किस रोल पे? क्योंकि आप तो C++। अच्छा, ओके, यही कंटिन्यू। ओके, हाँ, वही रोल मैंने कंटिन्यू किया C++ पे ही। और उसके बाद फिर SCL से ऑफर मिला, लेकिन फाइनली लास्ट मोमेंट पे 𝗪𝗏 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये कंपनी, जापानीज कंपनी है, इंडिया में इसके कुछ बड़ा, दैट इज़ नॉट प्योर IT कंपनी। वो एक मेडिकल डोमेन की कंपनी है, बट उसमें IT की टीम बैठती है। कितना साल काम किया आपने वहाँ पे? वहाँ पर मैंने जो है 2 साल C++। हाँ, C++ पे, लेकिन एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ कि C++ तो कर रहा था, लेकिन अब मैं UI पे आ गया था। क्योंकि ये आपको आइडिया होगा कि C++ को यूज़ करके जो एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं ना, जिसमें जो UI बनती है, ये जावा स्क्रिप्ट और उसको लेकर के नहीं बनती है, ये उसके C++ में ही बनते हैं। इसके फ्रेमवर्क होते हैं, Qt एक फ्रेमवर्क होता है, एक बोरलैंड फ्रेमवर्क होता है, जिसके थ्रू आप जो डिवाइस होते हैं उसमें UI बनाया जाता है। तो मैं C++ में था, बट मुझे थोड़ा सा टेस्ट UI का वहाँ से मिला। तो वहाँ पे इस तरह से काम किया मैंने। नाइस। आप देख रहे हो इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, पहले मैनेजमेंट, फिर C++, फिर काम किया, अभी डेटा साइंस में भी चले गए उसके बाद। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे जिस करियर में जिस जगह खड़े हैं वहाँ कैसे अपने आप को देखते हैं। एवरीथिंग इज अचीवेबल। इन्होंने कहा एक इंट्रोडक्शन में कि ऐसा नहीं कि 8-9 साल में अपने आप को स्विच नहीं कर सकते दूसरे डोमेन में, बट वो डिपेंड करता है आप कि आप मैरिड हैं, सिचुएशंस क्या हैं, कितना पैकेज मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी, कहाँ काम कर रहे हैं, वो सब फैक्टर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करते हैं। अभी आप आगे जानेंगे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, NLP, राइट, इन डिटेल।
और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपका इंटरेस्ट है इन सभी चीज़ों के अंदर तो जी ओडिन स्कूल लेके आया आपके लिए इंटरेस्टिंग डेटा साइंस का बूट कैम्प जो 6 मंथ्स का है। इसी मंथ स्टार्ट होने वाला है 25 मई से, जहां आपको सीखने को मिलेगा पाइथन, सिक्वल, पावर बीआई, टैबलो, एआई, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें। और ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट बेस्ड है और ये सब चीज़ें आपको डिलीवर की जाएंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा। जैसा कंपनीज में काम होता है वो सब चीज़ें आपको इस करिकुलम में डिलीवर की जाएंगी। बाकी इतना ही नहीं, अगर आप नॉन टेक से टेक में आना चाहते हैं तो आपको ओडिन स्कूल उसमें भी हेल्प करता है। आप जो स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं वो सब लोग हैं जिन्होंने नॉन टेक से टेक में जॉब क्लियर किया। इनके 500+ हायरिंग पार्टनर हैं और इसमें कोई कैप नहीं है, आपको एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी और आप इंटरव्यूज दे रहे होगे अकॉर्डिंगली, राइट। बाकी अभी इनका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है जहां पे आपको 10,000 तक डिस्काउंट मिल सकता है एंड बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर स्टार्टिंग 100 लोगों के लिए है, ठीक है। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट। चलिए आगे बात करते हैं। तो फिर वहां आपने 2 साल काम किया और कितने हाइक में गए थे आप फिर वहां पे मैं गया था तो वहाँ पे मेरे को अराउंड 70% उन्होंने हाइक दिया था। TCS के जो भी मेरा पैकेज था वहाँ से 70% के हाइक पे मैं चला गया था। तो वहाँ भी आपने C++ मतलब अच्छी पकड़ थी फिर आपकी C और C++? यस, वो मेरी 3 साल देन 2 साल और उसके बाद फिर डेटा साइंस में कहाँ से आ गए आप फिर? डेटा साइंस का मैं बताऊंगा कि जैसे C++ पे ये चीज़ें हुई। मतलब मैं 𝗪𝗶 में गया, शादी हुई तो फिर थोड़े खर्चे बढ़े तो फिर मैं 𝗪𝗶 में जो है घर में आप ही बड़े हैं सबसे? यस, मैं अच्छा मैं जो सबसे मैंने एक चीज़ देखी है, जो बड़ा लड़का घर का होता है ना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बहुत जल्दी उम्र में हो जाता है, ये मैंने फील किया है। जो छोटा भाई होता है ना वो उसको नहीं होता है क्योंकि उसको सब बना बनाया सेटल करके मिल जाता है। हाँ, 90% केस में मैंने देखी है माइंडसेट का थोड़ा सा होता है, चीज़ें होती हैं। तो फिर 𝗪𝗶 में मैं 2 साल था और शादी के बाद मैंने उतना पैकेज कर लिया था कि हम लोग आराम से मतलब रह सकते थे और चीज़ें। फिर 2 साल वहाँ पे चला। फिर क्या हुआ कि मेरी एक बेटी हो गई हम लोग की, ठीक है। तो वहाँ से लगा कि नहीं, फिर चेंज करना पड़ेगा खर्चे, क्योंकि मेरा चेंज करने का ना कोई एक वो नहीं था कि मेरे को आप चेंज नहीं कराना चाहते थे। ये सिचुएशन ऐसी बनती गई कि वो चीज़ें जो है होती चली गई, मतलब जो है ज़रूरत के हिसाब से। फिर लगा कि नहीं ये करना चाहिए, तो फिर वहाँ से मैंने जो है थोड़ा सा स्विच किया और फिर मुझे जो है वहाँ पर एरिसेंट में मैंने जो है उस समय स्विच मारा। एरिसेंट का 7 साल पहले नाम जो है ना एरिसेंट था, बाद में वो एल्ट्रॉन बना, अब वो कैपजेमिनी। तो थर्ड, तो मतलब मैं एक कंपनी में बैठे बैठे ही 3 कंपनी चेंज कर लिया एरिसेंट से एल्ट्रॉन। तो अभी कैपजेमिनी में। टोटल आपका एक्सपीरियंस 12+ है। 12+ है। यहाँ पे फिर अच्छा, तो C++ से फिर आप कैसे आपका ट्रांजिशन हुआ डेटा साइंस में? डेटा साइंस में ये इसकी स्टोरी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब मैं कैपजेमिनी में आया 7 साल पहले तो एज ए C++ डेवलपर ही आया था। तो वहाँ पर मैं C++ का काम कर रहा था, लेकिन मुझे एक जो अपॉर्चुनिटी मिली ना कि जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा था वो फुल स्टैक प्रोडक्ट था, फुल स्टैक और प्लस सिस्टम प्रोग्रामिंग भी उसमें था। यानी कि उसमें सारी चीज़ें C++, सेल स्क्रिप्ट, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क जो नोड और जो एंगुलर ये सब यूज़ हो रहे थे। तो मुझे UI का थोड़ा टेस्ट मैंने आपको बताया कि पिछली कंपनी में मिल गया था। तो मैंने जो है UI वाले टीम से बोला कि क्या होता है मेरे को भी थोड़ा सा सिखा दो ये चीज़ें। अच्छा। मुझे UI आती है, मैंने किया हुआ है। तो वहाँ से फिर चांस मिला, उन्होंने बोला कि ठीक है एक कुछ काम है करो। तो मैंने फिर वहाँ से काम किया और फिर मुझे जो है Node.js, एंगुलर पे भी काम करने का मौका मिला। सेम प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट सेम था, कंपनी तो सेम थी, प्रोडक्ट भी सेम था, लेकिन टीम अलग अलग टीम। तो दोनों तरह से मैं C++ पे भी काम कर रहा था और नोड और एंगुलर पे भी काम कर रहा था। तो मेरा एक बिल्कुल इस तरह से हो गया। लेकिन फिर हुआ क्या कि 1 साल के बाद मैनेजर ने मुझे वेब डेवलपमेंट में ही भेज दिया। C++ वहाँ से छूट गया। अच्छा, मेरा जो है C++ वहाँ से छूट गया और फिर मैं वेब डेवलपमेंट में आ गया। फिर क्या हुआ कि 2 साल अराउंड काम किया वेब डेवलपमेंट में। फिर वेब डेवलपमेंट में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, प्योर UI बेस्ड और इन सब चीज़ों पे मुझे बिल्कुल वो नहीं लग रहा था। शायद C++ में उतना इंजॉय कर रहा था मैं, लेकिन फिर नहीं मैं इंजॉय कर पा रहा था वेब डेव। तो मुझे लगा कि इसको लेकर के तो मैंने आगे जो है नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अभी आगे बहुत सा कैरियर है। लेकिन उसी समय फिर हुआ क्या कि मैं अब करूँ क्या। मेरे पास एक ऑप्शन था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं कंपनी स्विच कर लूँ और C++ में फिर से कंटिन्यू करूं, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि इसके अलावा क्या कर सकता हूं। और C++ और ये बात का रियलाइजेशन आपको किस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में हो रहा था? 7-8 साल?
ये हाँ 8 है ना? ईयर अराउंड, हाँ। 8-9 साल के एक्सपीरियंस पे ये बंदा इस एक्सपीरियंस में सोचता है कि नहीं यार जो चल रहा है चलते रहने दो, यस है ना, बट हाँ। आपने सोचा नहीं यार, हाँ। ट्राई समथिंग न्यू। यस तो मैंने वही सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक था कि मैं C++ में स्विच मार लूँ और कंपनी चेंज कर लूँ, और दूसरा था कि मैं क्या कुछ नया कर सकता हूँ ट्राई, क्योंकि इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा है। और एक और बात थी कि C++ में उतनी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती जितना आपको जो है अदर टेक्नोलॉजीज है उसमें मिलता है उस समय का, अभी भी बहुत, क्योंकि C++ में ना बहुत कोर प्रोडक्ट बनते हैं जो सिस्टम लेवल है, वेब और वो सब चीज़ों में उतना ज़्यादा नहीं है। तो फिर उस समय मुझे यहाँ उस समय AI के बारे में सुना, और फिर जो है मैंने AI के बारे में सुना, और फिर मैंने सोचा कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या मैं इसमें ट्रांजिशन कर सकता हूँ AI में जाने के लिए। अगर ट्रांजिशन अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कंपनी स्विच नहीं करूँगा, फिर यहाँ से मैं ट्रांजिशन करने का हो। तो फिर मैंने सारी चीज़ें पता की AI के बारे में कि AI के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो अगर आप कोर AI में जाना चाहते हो, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आपके पास अगर C++ सेल स्क्रिप्ट की नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट का नॉलेज है तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, SQL डाटाबेस, मतलब पूरी टेक्नोलॉजी अगर आपको आती है थोड़ी थोड़ी, नॉट इन डेप्थ, अगर ब्रेथ में भी, तो AI आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए आपने ये एक स्टेटमेंट सुना भी होगा बहुत से लोगों को कि जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, वो एक अच्छा AI इंजीनियर बनता है। क्यों? क्योंकि उसको पहले पूरी डोमेन और पूरी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, फिर उस पर वो वर्क करता है। तो फिर मुझे लगा, फिर मेरे सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए वो चीज़ों को लेकर के। और उसके बाद फिर AI में, डेटा साइंस में एक और चीज़ होती है कि आपको आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर रहे हो कम्युनिकेट कर पा रहे हो चीज़ों। ऐसे हालांकि हर रोल में होता है। तो मेरा वो याद है स्टार्टिंग में मैंने 1 साल काम किया था तो वो भी मेरा जो है, हाँ, तो फिर मेरा सारा चीज़ जो है कनेक्ट हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब AI में मुझे जाना चाहिए। तो अब मेरे को था कि अब कैसे फिगर आउट करें कि अब वैसे मैं वर्क कर रहा था फुल स्टैक डेवलपर नोड एंड एंगुलर पे। तो फिर मैंने फिगर आउट किया, हाँ, लेकिन वो कंपनी में है, प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना देखना है तो आपको अपने तरीके से प्लान करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी प्लानिंग जो है शुरू की कि कैसे मैं ट्रांजिशन करूँगा AI में। तो वो चीज़ें, तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने उसके लिए क्या किया, सबसे पहले कि मैंने देखा कि छोटे छोटे कोर्सेज जो होते हैं, जैसे यूट्यूब पे देखा कि कैसे मैं आगे जा सकता हूँ। फिर हुआ कि कुछ यूडमी से कोर्सेज ले सकते हैं, वहाँ से भी कुछ कोर्सेज मैंने लिए। तो लेकिन एक कन्विक्शन नहीं आ रहा था। जैसे एक होता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ जंप करनी हो, इतना वो चीज़ें हैं, तो आप अचानक से जा करके जंप नहीं कर पाते हो। आप थोड़ा पीछे जाते हो, फिर वहाँ तक आते हो, फिर जाते हो, फिर आते हो, फिर आपको एक अंदर से कन्विक्शन होता है कि अब मैं जंप कर जाऊंगा। तो फिर आप आते हो और जंप मार लेते हो। ये किसी भी सिनारियो में ये चीज़ें होती है कि आपको अगर अंदर से कन्विक्शन आता है ना तो आपको कर ले जाते हो। ये होती है ना गट फीलिंग जिसको बोलते हैं। तो जब इस तरह से मैंने 6 महीने 7 महीने मैं इधर उधर के कोर्सेज पढ़ता रहा, ब्लॉग पढ़ता रहा, चीज़ें, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया। फिर 1 साल के बाद मुझे कन्विक्शन हुआ कि नहीं, मैं इसमें अब कर सकता हूँ, और मुझे एक पाथवे भी मिला कि इस तरीके से ट्रांजिशन जो है इसमें किया जा सकता है। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने करिस्पॉन्डेंस से एक PG डिप्लोमा ज्वाइन किया। 13 मंथ का होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ही करा रही थी, लेकिन वो करिस्पॉन्डेंस है जहाँ से मैंने अपनी मास्टर की थी। तो वहाँ उसको मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि इस एरिया में होता क्या है, कितना इसमें ब्रेथ है। डेप्थ में तो मैं चला ही जाऊँगा अगर मुझे चीज़ें पता चल गई कि इतना स्कोप है, ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि उस समय AI स्टार्ट ही हो रहा था, तो माइंड में ये भी डाउट आ रहा था कि आगे सस्टेन करेगा भी कि नहीं करेगा, कंपनी में रिक्वायरमेंट आएगी भी कि नहीं आएगी। तो वो चीज़ें मैंने जो है स्टार्ट करी वहाँ से। और फिर 13-14 महीने का वो कोर्स था, वो डिप्लोमा मैंने जो है किया। तो उससे थ्योरेटिकल छोटे मोटे प्रोजेक्ट, जैसे कि एकेडमिक होता है आपका सिंपल, राइट। और फिर जस्ट चीज़ों को समझने के लिए आपने हाँ, उसको काम तो आप कर ही रहे थे। हाँ, काम तो मैं कंपनी में कर ही रहा था। फिर हुआ क्या कि वहाँ से AI में थ्योरी और वो सब चीज़ें समझी। फिर मैंने जो है सेम कंपनी में बात करी, मैनेजर से इंटरनली बात करी कि मतलब मैं जानता हूँ ये चीज़ें, मैं कोर्स भी कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज आपको इनकरेज करती है, आप स्किल करो अपने आप को, लेकिन आपको खुद से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से आप स्किल, मैंने मैनेजर से बात करी कि मैं आप स्किल कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आप देते हो, ये तो मैं कर ही दूंगा आपका जो प्रोजेक्ट पे है, इसके अलावा है तो मैं एक्स्ट्रा टाइम में आपको कर दूंगा। तो मैनेजर ने भी सोचा कि चलो ठीक है, इससे मेरा कोई प्रोजेक्ट इम्पैक्ट नहीं। तो फिर उस समय कैपजेमिनी में COEs बन रहे थे, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, मतलब टीम बनाई जाती है और देखी जाती है अपॉर्चुनिटी कि मतलब क्या है फ्यूचर, क्या है। तो मैं फिर उसका पार्ट बना कैपजेमिनी में। तो फिर वहाँ से क्या हुआ कि पैरेलल
यहाँ फुल स्टैक भी कर रहा था और उस टीम में भी काम कर रहा था, तो वहाँ भी मुझे POCs और प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। जब पूरे तरीके से शिफ्ट होने उनको लग गया, उनको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उन्होंने आपको क्योंकि वो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं सही देते। बात है, आपको थोड़ा प्रूफ करना पड़ता है। करना, तो फिर वहाँ से हो गया। तो फिर मुझे भी लगा, उनको भी लगा कि अभी ये AI में जो है जा सकता है, इसके अंदर वो स्किल्स है। तो फिर मैं फुली फ्लेश्ड AI में आया, डेटा साइंस में। और अभी करेंटली जो है मैं AI पे ही वर्क कर रहा हूँ, डेटा इंजीनियर। जैसे AI पे तो मतलब डेटा इंजीनियरिंग और ये सब स्पेसिफिक ऑन द गूगल क्लाउड चीज़ें। तो ये इस तरह से पूरा प्रोफाइल रहा, और पिछले 4 साल से 4-4.5 साल से करीब यही मेरा डोमेन। वेरी नाइस सर, मतलब बहुत इंस्पायरिंग कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। कभी खुद आपको बिलीव होता है यार ये एकदम ये मैंने ही किया है कि ऐसे कैसे, है ना, रोलर कोस्टर हो गए। हाँ, पूरा रोलर कोस्टर। और ये से कोई इतना करने का, लोग सोचते भी हैं कि किस तरह से इतना कर रहा है, लेकिन हाँ चैलेंजेस आते हैं जब आप करते हो इतना इजी। अगर मैं आपको बोलूँ तो 9-10 साल, मतलब आफ्टर 8 ईयर के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया AI, और उसमें तो थोड़ा चैलेंजेस तो आते हैं। क्या क्या सीखा आपने? AI हो गया, और क्या क्या सीक्वल होगा? यस, AI एक ना ऑलटुगेदर एक बिल्कुल डिफरेंट सा एक अच्छा। वो है। जैसे आप बोलते हो ना कि कोई प्रोडक्ट जब आप बनाने जाते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो उसमें हर तरह की स्किल्स लगते हैं। जैसे आपका जो है डेटाबेस, तो डेटाबेस DB मैनेजर अलग होते हैं जो डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, वो सब चीज़ें, राइट। बैकएंड में फिर आप काम करते हो तो बैकएंड डेवलपर अलग होते हैं, चाहे वो नोड पे, जावा पे आपका जो है वो चीज़ें। फिर एक फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, राइट। तो आप UI पे काम करते हो, चाहे आप एंगुलर पे करो, रिएक्ट पे करो, रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप पे, वो चीज़ें। तो हर एक चीज़ का, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ AI क्यों इतना जाएगा, मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ कि देखिए पहले के जो सॉफ्टवेयर्स थे, इसमें क्या होता था, डेटाबेस होता था, बैकएंड होता था और फ्रंट एंड होता था। ये 3 कंपोनेंट मोटा मोटा आप मान के चलो, ये चीज़ें होती थी, ठीक है। लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस है। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या हुआ कि जैसे कि उसमें वो सिंपल प्रोग्रामिंग्स होती थी, लेकिन ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है जो सिंपल प्रोग्रामेटिकली सॉल्व नहीं किए जा सकते, लिमिटेशंस है प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पर रोल आया AI का। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि अच्छा ठीक है, हेलो वर्ल्ड तो आप प्रोग्राम बना दोगे, राइट। किसी में भी 2+2 जोड़ना हो आप बना दोगे, ठीक है। मैं बोलूँ कि अच्छा आप इमेज भी रीड करके UI पे डिस्प्ले कर देते हो, राइट। अगर मैं बोलूँ कि एक इमेज है, इसको आप रीड करो और रीड करने के बाद बताओ कि ये किस चीज़ का इमेज है, तो ये प्रोग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं। मतलब ये उस इमेज में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो चीज़ें, मतलब उस इमेज के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है, ये प्रोग्रामेटिकली सॉल्व नहीं हो सकता है एट सम एक्सटेंट, बट 100% एक्यूरेसी, मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं होता। इसी को बोला जाता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट देख करके हम जो है पहचान सकते हैं, प्रोग्राम नहीं पहचान सकता। तो अब आप देखोगे आने वाले टाइम पे कि अभी तक जो भी चीज़ें डेटाबेस, बैकएंड, फ्रंट एंड ऐड हो रहा था, लेकिन अब जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आपके बनेंगे ना, उसमें एक कंपोनेंट आएगा इंटेलिजेंस का भी, कि उस सॉफ्टवेयर में आप क्या थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस डाल सकते हो, नॉट 100%, नॉट बिल्कुल। लेकिन अब जो प्रोडक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट सोच रहे हैं ना आज के टाइम पे, जो थिंकर्स होते हैं, अब वो सॉफ्टवेयर में इंटेलिजेंस डालने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब वो पॉसिबल है AI के जरिए। तो अब जो फ्यूचर में जो प्रोडक्ट, नॉट 100% प्रोडक्ट, बट जो भी प्रोडक्ट बनेंगे ना, उसमें एक कंपोनेंट इंटेलिजेंस का भी होना होगा। तो यहाँ पर रोल आ जाता है AI इंजीनियर का, एक नई जो है एक प्रोफाइल, एक नया टीम। बहुत अच्छे से आपने एग्जांपल दिया इन सिंपल वर्ड्स, जितना मैंने आपसे समझा अभी, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करना ही AI है। यही एक ऐसा मॉडल होगा हमारे पास, उसको हमने इस तरीके से पढ़ा रखा है जो ह्यूमन की तरह ही सोचेगा और हमें वो चीज रिप्लाई देगा। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT ऐसे ही वर्क करता है, एक मॉडल पे ट्रेंड है। हाँ, वो चीज़ें हैं, वो एक मैंने आपको वही बताया ना कि आप जो मॉडल बोल रहे हो, मॉडल हम लोग बोलते हैं AI मॉडल्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल, वो एक कंपोनेंट होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन वो AI का, उसको बनाने का, उसको ट्रेन करने का तरीका अलग होता है। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है। उम्मीद है जी आपको अब एक्चुअल में समझ आया होगा AI क्या है और क्यों आया AI, और कहाँ पे इसे फिट कर सकते हैं, किस यूज केस से फिट कर सकते हैं। सर एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, अब इतनी हम AI के बारे में बात कर रहे हैं, जेन AI क्या है? जेन AI, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैंसी वर्ड्स हैं जो बच्चों को तो डराते हैं, ये आ गया वो आ गया, बट हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको अच्छे से समझ जाएंगे ना, वो एक फेयर ख़त्म हो जाएगा। ये जेन AI अभी जो आया है मार्केट में पिछले 1-1.5 साल से, ChatGPT के बाद ही ये बहुत ज़्यादा जो है फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी आया। तो जेन AI अगर मैं बोलूँ
तो अगर बोला जाए, अगर आप इससे डर रहे हो तो डरना भी चाहिए, और लेकिन डर करके आप पीछे हट रहे हो तो ये गलत है। आपको देखना पड़ेगा कि है क्या, क्योंकि देखिए जेन एआई आया हुआ है तो कहीं ये प्लस भी है माइनस भी है ये चीज़ें, और टेक्नोलॉजी जब आती है ना तो वो कहीं ना कहीं आपको प्लस ही देती है, आपको सीखना चाहिए आपको ये चीज़ें। तो अगर मैं जनरेटिव एआई के बारे में सिंपल सा एक बताऊं, और इसका जो फेमस होने का जो रीज़न है वो अगर मैं आपको बताऊं, और आगे क्यों जा कर के ये और ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला है, सबको सीखना चाहिए, हालांकि ये जेन है वो ये चीज़, जैसे मैंने आपको एआई में बताया कि एआई में सिंपल आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करते हो, राइट। तो अगर आप ह्यूमन का एक इंटेलिजेंस की मैं बात करूँ तो बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं, आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो चीज़ें, लेकिन अगर ह्यूमन का एक इंटेलिजेंस देखो तो एक जनरेटिव इवेंट होता जो है इंटेलिजेंस होता है, आप किसी चीज़ को जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं 5 इमेज दिखाऊं, किसी कैट का ही दिखा दूं, और 5 इमेज कैट का दिखाने के बाद बोलूं कि आप जो है एक अब कैट की इमेज जो है बनाओ, तो आप बना सकते हो रफली, राइट। हो सकता है अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो उससे भी अच्छा बना सकते हो, जो आपको 5 इमेज या फिर थोड़ा सा मिलता जुलता। तो ये आपका ये जो आप कर पा रहे हो किसके थ्रू कर पा रहे हो, जनरेटिव कैपेबिलिटीज, यानी ह्यूमन के अंदर है कुछ चीज़ें आप देख करके जनरेट करना। जैसे हम लोग बचपन में करते थे, एग्जाम होता था कॉलेज का, या क्या करते थे, 5 नोट से पढ़ लिया, इसके भी नोट्स पढ़ लिए, उसके भी नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर अपने तरीके से उसको माइंड के लेवल पे आप उस सेम चीज को बट अपने तरीके से। तो ये जनरेटिव कैपेबिलिटीज है। तो जनरेटिव एआई जो इसी को मिमिक कर रहा है। तो यानी अब क्या हो रहा है कि जनरेटिव एआई मॉडल को आप अगर कुछ भी दिखा दो, उसको पहली चीज़ है, जैसे अगर कोड बेस पे अगर उसको ट्रेन कर दो तो वो आपके लिए कोड भी जनरेट कर देगा। अगर आप उसको किसी और चीज़ पे ट्रेन कर दो, क्योंकि सारा चीज़ जो है ट्रेनिंग का है, किस चीज़ पे वो ट्रेन कर रहे हो, तो वो ट्रेन अगर आप उसको कर देते हो उस कंटेंट पे, उस चीज़ों पे, तो वो चीज़ें वो जनरेट कर देगा अपने तरीके से और आपके लिए वो जनरेट करे। तो ये जनरेटिव है, चाहे वो आप कोड जनरेट करवा लो, या आप उससे टेक्स्ट जनरेट करवा लो, या इमेज जनरेट करवा लो, ऑडियो जनरेट करवा सकते हो, वीडियो जनरेट करवा सकते हो, लेकिन पहले आपको देना पड़ेगा जो मॉडल जिस पर ट्रेन होगा, फिर आप वो नई चीजें जनरेट करा सकते। तो ये जो मॉडल बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं, जो बिल्ड होता है, जो हमें जनरेट करके दे रहा होता है, हाँ, ये किस टेक स्टैक पे बिल्ड होता है? ये जो मॉडल जो जनरली ये जो होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग इसमें यूज़ की जाती है जनरली ज़्यादातर, लेकिन अभी जो मोस्ट पॉपुलर है वो है पाइथन। पाइथन में एआई पे ज़्यादातर काम होता है, ठीक है। एंड कुछ आर में भी है, आर का भी नाम सुना होगा आपने, आर लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपका जो है पाइथन में होता है। और फिर एक्चुअली मैंने बताया कि लो लेवल सिस्टम्स होते हैं, तो यहाँ पे स्पीड भी थोड़ी मैटर करती है। तो कुछ एक चीज़ों में आपका C++ भी इन्वॉल्व होता है इसमें। यहाँ पर लो लेवल पे बहुत सी लाइब्रेरी, इवन पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो आप यूज़ करते हो पाइथन में, कॉल करते हो पाइथन में, बट वो लिखी हुई होती है C++ में। क्योंकि C++ का ऑलवेज एक एडवांटेज है स्पीड, तो उसकी वजह से। आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है एआई का, जेन एआई का। मैं थोड़ा सा ऐसे ही इसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा समझना चाहूँगा आपसे मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल, डीप लर्निंग का एग्जाम्पल, और ये एक सुना होगा आपने NLP, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये थोड़ा इसके एग्जांपल्स देके थोड़ा सा बताइए। ओके, मैं इन सारी चीज़ों को हायरार्की लेवल पे बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे एक होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, इस सबको अच्छे से जानता है। अब स्टार्ट करते हैं कि जब ह्यूमन इंटेलिजेंस को किसी मशीन, किसी सॉफ्टवेयर में जब हम उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं या मिमिक करते हैं किसी भी इंटेलिजेंस को, तो वो आ जाता है एआई की कैटेगरी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है बट आर्टिफिशियल, आपने उसको बनाया है मिमिक करके, ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम मशीन में डाल रहे हैं, तो अगर आप किसी चीज़ की प्रोग्रामिंग करते हो तो एक पैराडाइम होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है, एक टेक्निक होता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप मिमिक करते हो इस इंटेलिजेंस को, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो पहले जो ये एआई टेक्निक्स वर्क कर रही थी, स्टार्टिंग में जो आए थे, वो स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स का जो भाई है, उन सब मेथड का हम यूज़ करते थे, स्टैटिस्टिकल मेथड का। तो उसके बेसिस पे जब हम मिमिक करते थे एक टेक्निक, तो वो जो मिमिक करने का तरीका था वो कहलाया मशीन लर्निंग। वो यानी मशीन लर्निंग में हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड यानी स्टैट्स के मेथड को यूज़ करते हैं टू मिमिक द इंटेलिजेंस इनटू द सॉफ्टवेयर और मशीन, ये चीज़, तो वो मशीन लर्निंग, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या
कि मशीन लर्निंग से जब हम मिमिक करने लगे तो कुछ एक इंटेलिजेंस को मिमिक करने में जो है प्रॉब्लम आने लगी, उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होने लगी, जो है तो लिमिटेशंस आने लगी, यानी कि डेटा बहुत ज़्यादा जब दे रहे हैं तो ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आने लगी, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर से जो है साइंटिस्ट लोगों ने फिर से ह्यूमन ब्रेन को कि यार ह्यूमन ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, तो वहाँ पर उन लोगों ने जो है ह्यूमन ब्रेन में जो आपका न्यूरॉन्स वगैरह होता है उससे इंस्पायर होकर के एक टेक्निक बनाई न्यूरल नेटवर्क्स करके, और फिर वहाँ से जब तो वो एक काम वही हो रहा था लेकिन एक लेवल आगे से हो रहा है और वो थोड़ा इंस्पायर, उस तरीका बदल गया, न्यूरॉन्स ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हो गए, तो वो टेक्निक कहलाई हमारी डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते हैं। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये एक दो टेक्निक्स है, काम एक ही करते हैं, इंटरसेक्शन भी ये दोनों में मत एक टेक्निक है, ये मैथमेटिक्स पे काम करता है और ये आपका न्यूरल नेटवर्क यानी न्यूरॉन बेसिस पे काम करता है। तो ये टेक्निक हो गई मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब आते हैं कि जो बात कर रहे हो आप, जैसे अभी आपने सुना होगा NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट, आप कंप्यूटर विजन भी सुनते होंगे। तो ये चीज़ क्या है, तो ये एक फील्ड है, फील्ड इन द सेंस कि जब आप ह्यूमन के जो विज़न वाले इंटेलिजेंस को जब आप मिमिक करते हो जिस फील्ड में, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर विज़न। तो कंप्यूटर विज़न में विज़न के थ्रू जो है विज़न वाली इंटेलिजेंस मिमिक करते हो। टेक्निक आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप मशीन लर्निंग यूज़ कर लो या डीप लर्निंग, क्योंकि ये टेक्निक्स है। लेकिन कंप्यूटर विज़न एक फील्ड हो गया इस इंटेलिजेंस को मिमिक करने का। इसी तरह से होता है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम लोग लैंग्वेज को मिमिक कर रहे हैं, जैसे राइट करना, ये सब चीज़ें। अब इसमें आप दोनों टेक्निक यूज़ कर सकते हो, आप मशीन लर्निंग यूज़ कर लो, डीप लर्निंग भी यूज़ कर लो, ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो जनरेटिव AI, अब इसके बाद एक टर्म्स अभी निकल के आता है जनरेटिव AI। तो जनरेटिव AI में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी टेक्निक को, मतलब एक जनरेटिव कैपेबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, जनरेशन वाली, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग मोस्टली डीप लर्निंग ही यूज़ करते हैं। वो डीप लर्निंग क्यों यूज़ करते हैं उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि मशीन लर्निंग की लिमिटेशन क्या थी कि वो ज़्यादा डेटा पे काम नहीं करता, उसकी एक्यूरेसी नहीं करनी होती, लेकिन जनरेटिव मॉडल के लिए एक्यूरेसी चाहिए। तो इसमें मोस्टली डीप लर्निंग टेक्निक को ही यूज़ करते हैं। तो यानी अगर आप जनरेटिव AI में आ रहे हो तो आप सीधा डीप लर्निंग के बाद जनरेटिव AI में आ सकते हो। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही वेल तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है जी आपको AI, जेन AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सभी जो सर ने एग्जांपल्स दिए आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करना, अगर यहाँ तक आ गए हो तो एक सवाल बड़ा रहता है कि अब जैसे आप तो AI पे काम कर रहे हैं, अच्छे से समझते भी हैं चीज़ों को, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए। इतना सुनने के बाद, समझने के बाद आपको लगता है कि अब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो अदर रोल हैं फ्रंट एंड बैक एंड, उनको रिप्लेस करेगी आने वाले टाइम में? अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो रिप्लेस नहीं करने वाली। ओके। ये चीज़ें जो रोल्स हैं वो रहेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि AI अब आने वाले प्रोडक्ट में एज ए कंपोनेंट की तरह वो जुड़ेगा, राइट। ओके। तो जुड़ने वाला हर प्रोडक्ट का पार्ट होगा, हर प्रोडक्ट का पार्ट होगा। वो प्रोडक्ट मैनेजर के ऊपर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप उस टीम का हिस्सा होना चाहते हो आप, जैसे कि मैंने अपने आप को बनाया, तो आप AI इंजीनियर बनो, AI की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक तो ये रोल हो गया, एक नया रोल निकल के आ रहा है, फ्यूचर अभी भी निकल के आ रहा है फ्यूचर में, और इसकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ेगी। अब बात आती है दूसरे, ठीक है, अब हुआ ना कि ठीक है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आया, अब उसमें यार एक कंपोनेंट जुड़ गया, अब जुड़ गया तो यानी उसकी एक नई टीम भी बनेगी। अब नई टीम बनेंगी तो एग्जिस्टिंग टीम, जैसे फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस वाले, ये सब, अब उस प्रोडक्ट में एक टीम नई बनी है, तो वो तीनों टीम या ये टीम इंटरेक्शन भी बढ़ेगा, काम बढ़ रहा है। हाँ, तो काम बढ़ रहा है, तो इंटरेक्शन जो होगा, इंटरेक्शन आप करोगे, तो अब आप जब AI वाली टीम से थोड़ा इंटरेक्ट करोगे तो थोड़ा आपको AI तो आनी चाहिए ना। बिल्कुल। नहीं, आप उस टीम का हिस्सा मत बनो, लेकिन इंटरेक्शन के लिए, जैसे आप फ्रंट एंड पे काम करते हो, बैक एंड वालों से कम्युनिकेट करना, थोड़ा तो जानते हो ना बैक एंड, तो कम्युनिकेट करने के लिए तो ये सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हर एक प्रोडक्ट में AI कंपोनेंट जुड़ रहा है, मोस्टली प्रोडक्ट में जुड़ेंगे, क्योंकि कोशिश ये, हाँ, तो ये चीज, तो आप रहो उसी टीम में, फ्रंट एंड पे ही रहो, लेकिन अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि अगर AI वाली टीम से बात करनी है तो कर सको, बातचीत कर सको, समझ सको, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर UI है तो UI में सिर्फ नहीं बनता, पूरा कोलैबोरेशन से बनता है, राइट। तो आपको उस लेवल तक तो सीखनी पड़ेगी, ये मस्ट है।
आने वाला Right, टाइम। बहुत सही सर, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें बताई। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को ये समझ आई होंगी। बिल्कुल। अब हमारा ना एक टीए स्पेशल रैपिड फायर रहता है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है? ओके, बिल्कुल। सो एआई टूल, चैट जीपीटी और बार्ड। चैट जीपीटी। ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन और आर। पाइथन। ओके। कोलैबोरेशन टूल जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब। गूगल कोलैब। ओके। क्लाउड एडब्ल्यूएस और जीसीपी। जीसीपी। ओके। एंड आईडी आपने यूज़ किए होंगे, सो वीएस कोड और पाइचार्म। वीएस कोड। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। मैंने खुद आपसे इन पर्सन आज बैठ के बहुत सारी चीज़ें समझी और मेरी नॉलेज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है आपसे बात करने के बाद। उम्मीद है जी आप लोगों की नॉलेज भी काफ़ी बड़ी होगी तो उसे लाइक ज़रूर करना, ठीक है? जाते जाते सर, हमारे जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और कुछ लोग अभी एक्सपीरियंस भी हैं, काम भी कर रहे हैं, क्या आपको एडवाइस रहेगी उनके लिए? अलग अलग रोल पे काम करें, कोई सॉफ्टवेयर टेस्टर है, कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई एआई में ही है, एक जेनरिक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे आज के बच्चों को? जेनरिक का एडवाइस, देखिए आप अभी चाहे आईटी में अगर हो, आप चाहे एंट्री मार रहे हो, चाहे एक्सपीरियंस पे हो, कितने भी एक्सपीरियंस का, अभी जो एआई वाला जो ये ट्रेंड चल रहा है, इसके 3 स्ट्रीम बन रहे हैं। बिल्कुल, तो वो मैं तीनों स्ट्रीम बता देता हूँ, आप उस हिसाब से एक्ट कर सकते हो, लेकिन एक्ट जरूर करना, आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। इस चीज़ को मैं सीधे बोला। पहला है, आप मैनेजमेंट में हो, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है आपको, और ये चीज़ तो आपके लिए स्ट्रीम है। आप सिंपल जनरेटिव एआई के बारे में ब्लॉग पढ़ो, जनरल नॉलेज हो, क्या मार्केट में आया है, क्या हम कर सकते हैं। टेक्निकल सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी के टर्म पे वो चीज़ें। सेकेंड है, सेकेंड स्ट्रीम है कि आप ऑलरेडी आईटी में हो, 8 साल 10 साल आपका एक्सपीरियंस है, और आप जो है फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर या डीबी में हो। तो इस केस में मेरा सजेशन होगा कि आप जनरेटिव एआई को जो है समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। और जनरेटिव एआई के बहुत से ऐसे टूल, बहुत सारी कंपनी के जो है ये अप्रोच है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो वेल इस्टेब्लिश रोल पहले से है, चाहे फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर एक क्लाउड प्रोवाइडर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो एजोर का गिटहब कोपायलट है, वो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट टूल है। और दूसरा जो है आपका जीसीपी का डुएट एआई है। AWS का आपका जो है उसका भी कोड विस्परर करके एक टूल है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सेल्स अप्रोच करते हैं। तो आप इन टूल्स को सीखो, मतलब आप एग्जिस्टिंग रोल में कैसे इन टूल को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। और एक सर्वे भी है कि अगर आप ये जेन एआई टूल को आप यूज़ करते हो तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो प्रोडक्टिविटी है अराउंड 60% इंक्रीज़ होती है। तो आप सोच सकते हो कि अगर इंक्रीज हो रही है तो जो नहीं सीखेगा कहाँ जाएगा, वो चीज़ है। और ये तो सेकेंड है कि अगर आप हो तो आप डरो मत, जिस रोल में वहीं रहो, जेन एआई सीखो, टूल सीखो जो आपके रोल को और जो है अच्छे से प्रोडक्टिव बना सके, यूज़ कर। थर्ड जो है, अगर आपका कम एक्सपीरियंस हो और आप स्विच करना चाहते हो, जो मैं एआई इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, एक टीम की, अगर आप उसमें आना चाहते हो, तो जैसे कि मैं आया काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन आपका एक्सपीरियंस है तो आप भी आ सकते हो, तो एक प्रॉपर पाथवे डिफाइन करो और फिर प्रॉपर उस रोल में जाओ। तो ये चीज़ें तो आप बिल्कुल उस एआई तो इस तरह से मैंने 3 पाथवे बताए, आपको जो पाथवे सूट कर सकता है आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन जेन एआई या एआई को इग्नोर मत कीजिए इस टाइम। बहुत अच्छा सर, पता है आपसे बात करके बहुत क्लैरिटी दिखी मुझे, बहुत विजिबिलिटी दिखी आपकी बातों में है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी क्लैरिटी के साथ चीज़ें आपने बताई हैं उतनी क्लैरिटी के साथ लोगों तक पहुंची होंगी। उम्मीद है जी आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना कि आपको पॉडकास्ट में कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। लाइक करना, लाइक एम इज़ 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। शेयर जरूर करना पॉडकास्ट को। बाकी अगर आप भी मेरे साथ यहाँ बैठना चाहते हैं, यू कैन ईमेल दिस, यहाँ पे मुझे आप ईमेल कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, मैं या मेरी टीम में से आपको कोई रीच आउट करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।